ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब किसान परंपरागत फसलों को छोड़कर व्यावसायिक फसलों की खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रदेश के कई किसान कृषि उन्नत तकनीकियों को अपनाकर बाजार की मांग को देखते हुए फसलों की खेती कर रहे हैं। ऐसी एक फसल है स्ट्रॉबेरी, जो कि पहले केवल ठंडे प्रदेशों में होती थी, लेकिन अब नई किस्मों और नई तकनीकियों के माध्यम से किसान इसकी खेती अपने प्रदेश में भी कर सकते हैं। तो चलिए स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर फिजा अहमद से। आपको मालूम है ये स्ट्रॉबेरी जो खेती होती है ये हमेशा उस प्रदेशों में होती है जहाँ का तापमान जो है जाड़े के मौसम में बहुत कम होता है। खास तौर से भारतवर्ष में इसकी खेती मूल रूप से तो जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी होता है इसकी खेती। तो यहाँ पे हम लोग खेती कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी की खेती की विस्तृत जानकारी के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है उसमें है खेतों का चयन। खेतों का चयन बहुत अहम है। खेतों का चयन हम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि खेत जो है आपका समतल होना चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जल भराव नहीं होना चाहिए, जल की निकासी बड़ी समुचित तरीके से होनी चाहिए। अगर खेत में नमी कम हो तो खेत में एक पलेवा कर लें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके बाद एक जुताई देसी हल तथा 2 जुताइयां कल्टीवेटर से जोतकर खेत में पाटा अवश्य लगाएं। जब ये आप खेत चयन कर लेते हैं तो खेत में आपको पोषक प्रबंधन का भी जो बहुत ज़रूरत होता है। तो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए गोबर की मात्रा, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की मात्रा हो, ये करीब 10 टन के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्येक खेत में डालना चाहिए। ये हो गया खेत के चयन की बात। स्ट्रॉबेरी में फल में रंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रंग अच्छा नहीं आता है तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है। उसके लिए पोटाश का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पोटाश एक अहम खाद है। तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 150 से 200 केजी नाइट्रोजन, उसके बाद हमारा जो है करीब 100 केजी फास्फोरस और करीब 200 केजी से 250 केजी पोटाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। चाहे आप इसको आप पौधे में लगा दें, चाहे आप फर्टिगेशन के थ्रू करें, जिस तरह से भी करें, तो इसका ये खाद की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉबेरी को लगाने से पहले खेत में बेड को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत में उठी हुई क्यारी बनानी पड़ती है। बेड की चौड़ाई लगभग 2 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखें। बेड बनाने के बाद ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन बिछा दें। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग बिछाएं, जिसमें 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मल्चिंग में छेद कर लें। छेद करने के बाद पौधों की रुपाई कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वैरायटी यहाँ लगानी है। जैसे हम लोगों ने ये जो टेस्ट करके देखा है कि यहाँ कैमी रोज़ा वैरायटी जो है बहुत अच्छा चला है। वो वैरायटी का अगर आपको मिलता है रनर तो आप ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे किसान औरंगाबाद में इसकी खेती कर रहे हैं। जो खेती करना चाहते हैं वो एक बार औरंगाबाद में कृषि विज्ञान से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद वो किसानों के खेत पे भी जा कर के एक बार मुआयना कर लें कि वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और उनकी कितनी लाभ हो रही है। तो आपको एक जनरल आइडिया डेवलप हो जाएगा कि इस खेती की तरफ में बढ़ना चाहिए कि चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप रनर प्रोडक्शन न जाए, हर साल आप बच्चा बाहर से खरीदें लगाने के लिए, तो हम समझते हैं कि आपको मुफीद होगा। तो हमारे यहाँ इसका जो लगाने का उचित समय है वो 15 अक्टूबर के बाद है। जब थोड़ा ठंडा आने लगता है तो इसका हम लोग रनर को लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रनर या तो बहुत सारे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है कैलिफोर्निया से भी रनर मंगवा रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर से भी मंगा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी, वहाँ बालेश्वर पे सारे लोगों से मंगा रहे हैं। तो ये 1 हेक्टेयर पौधे में आपको करीब इसमें मेरे हिसाब से 40 से 50 हज़ार रनर लगेंगे इसके पौधे में कम से कम। इतने पौधे आपको लगाने होंगे और एक रनर का कीमत जो है वेरी करता है 2 रुपया से 10 रुपया तक। 1 हेक्टेयर फसल की रोपाई करने के लिए 44 से 45 हजार
रनर की आवश्यकता पड़ती है। रोपाई से पूर्व रनर की जड़ों को वाबिस्टीन के 0.1% घोल में 5 से 10 मिनट तक उपचारित कर लेते हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी के रनर को मुख्य खेत में रोपाई के लिए ले जाते हैं। है कि इसकी दूरी कितने पे लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए। इसमें होता है कि एक डबल रोज ही सिस्टम होता है। आप जो है 90 सेंटीमीटर की एक चौड़ी, जैसे आलू में बनाते हैं उसी तरह का चौड़ी पट्टी बना लें और उस 90 सेंटीमीटर के बीच में 60 सेंटीमीटर का नाली बनाएं, फिर दूसरा मेड़ बनाएं। इसी तरह से आप खेतों में बना लें और पौधों की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर और रो की दूरी 45 सेंटीमीटर लगाएंगे। अगर इस तरह से आप पौधा लगाएंगे तो करीब 45 से 50 हज़ार तक पौधा एक हेक्टेयर में आपका लग जाएगा। फल पे 70% फल रंग लाल हो गया है तो इसकी तुड़ाई करनी चाहिए दूर के मार्केट के लिए। अगर लोकल मार्केट है तो 80 से 90% जब फल लाल हो जाए तब आप तोड़ लीजिए। अत्यधिक नाजुक होने की वजह से स्ट्रॉबेरी के फलों को छोटे एवं पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बों में पैक करते हैं। एक पैकेट में 200 ग्राम फल भरा जाता है। इन भरे हुए डिब्बों को गत्ते के 2 टुकड़ों के बीच रखकर टेप से चिपका देते हैं। इस प्रकार से पैक किए गए डिब्बों को सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अगर आपके पास कूल चैम्बर है तो कूल चैम्बर में आप उसको 2 से 3 डिग्री के टेम्परेचर पे अगर 5-6 घंटा रख देते हैं तो उसके बाद अगर मार्केट भेजते हैं तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी। ये स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत पशु समय से गर्भ धारण करें और उससे अच्छे बछड़े बछड़ियां प्राप्त हों, इसके लिए गर्भित पशुओं की खास देखरेख की जरूरत है। लेकिन अक्सर पशुपालकों को इनकी सही देखरेख की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए आज हम गर्भित पशुओं की सही देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे। पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं। दुधारू पशु में खास करके जो हम लोग गाय भैंस का जो है, अगर गाभिन होती है, दूध दे रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 महीने पहले उसको दूध को सुखाना होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसके दूध को सुखाइए। तो आहार जो आप उसको देते हैं उन दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध कम हो तो उसके बाद सूखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो जीवाणुनाशक घोल है दवा का, उसको वहाँ पर लगा देना है थन पे। और ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो गाय है वो जो हमने दाना मिश्रण जो कम किया था, फिर उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित करना है, उसको ज़्यादा देना है। किसी भी जानवर को जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो जीवन यापन के लिए जो है 1 किलो करीब आप देते हैं, और इसके लिए अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 किलो देने की आवश्यकता है गर्भवती गाय को। किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा, 5 से 6 किलो खल्ली, 1 किलो खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आहार की खुराक जो है उसमें हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी है, और हरा चारा में बहुत ज़्यादा दलीय दाना मत दीजिए। तो गर्भवती गाय को खाना में जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम रोज उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा जो अंदर जा रहा है उसके भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और उसके आहार में ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक समय आते जाता है बच्चा देने का, उस समय देख रेख एकदम कीजिए
खास करके अगर पॉसिबल हो तो आप अलग रखिए। अलग नहीं संभव है, सब गाय के साथ रखना है, तो इतना जरूर ध्यान रखिए कि वैसी गाय के साथ नहीं रखा जाए जो कि गाय लड़ाई करती हो, जो कि उसको हार्म पहुंचा सकती हो। वैसी गाय के साथ कभी भी उसको नहीं रखें। और दूसरी चीज़, वैसी गाय के साथ नहीं रखना है जो किसी कारण से उसका गर्भपात हुआ हो। अगर गर्भपात किसी जानवर का हुआ है तो उसके नज़दीक में इस अपने गर्भवती गाय को नहीं जाने दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। और दूसरी ये है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता है, आप उस समय बच्चा होने के समय में आपको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है। कभी कभी गाय खड़े अवस्था में बच्चा देती है, कभी बैठ के बच्चा देती है। तो गाय अगर खड़े अवस्था में बच्चा देगी तो बच्चा जो है वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। इसलिए उस समय आप जब बच्चा देने का समय आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप जो पशु अटेंडेंट है वहाँ निश्चित रूप से रहे और उसको सहारा दे के बच्चे को निकाले। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्लासेंटा को हटाना है। गाय जो है, जो बाछी के ऊपर में या बाछा जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर में जो श्लेष्मा लगा रहता है उसको चाट चाट के हटाती है। तो और दूसरा ये है कि बिल्कुल ध्यान देना है कि झेर जो है वो उसको प्लासेंटा को कभी भी जानवर नहीं खाए, क्योंकि वे प्लासेंटा अगर खा लेगी तो आगे का दूध एकदम सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसको जो आप अभी गुड़ है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को हम लोग उसको देते हैं। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो है वो इससे पशुपालन से लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।